डियर स्टूडेंट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर 06। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल देखा था। थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल के अकॉर्डिंग एटॉमिक सॉलिड इंटाइटी है और उसके अंदर जो है वो होमोजेनसली पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट एक दूसरे में एम्बेडेड रहते हैं। मेनली पॉजिटिव पार्ट होता है मास और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, चार्ज के अकॉर्डिंग दोनों इक्वल होते हैं। लेकिन बाद में अच्छा ये मॉडल चलता रहा 1980, 98 टू 1900 के अंदर दिया गया था। फिर 1911 में साइंटिस्ट रदरफोर्ड ने एक अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करवाने की सोची, जिससे कि वो एटम की इनर स्ट्रक्चर का जो थॉमसन मॉडल था, प्लम पुडिंग मॉडल था, उसके फेवर में और एविडेंस जो है वो जुटाए जा सके और उसके और ज़्यादा हम एटम की जो है वो बातों को और कंफर्म कर पाए कि वास्तव में थॉमसन जैसा बोल रहे हैं एटम वैसा ही है। रदरफोर्ड खुद थॉमसन मॉडल को सही मानते थे और वो थॉमसन मॉडल के फेवर में और ज़्यादा एविडेंस जुटाने के लिए और साथ साथ एक बहुत बड़ा काम वो करना चाह रहे थे, वो था एटम की रेडियस कैलकुलेट करना। तो रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, उसका मेन टारगेट था, रदरफोर्ड ने जो दिमाग में स्कीम बनाई वो ये थी कि जैसे कि थॉमसन बोल रहे हैं कि एटम जो है उसका ज़्यादातर पार्ट जो है वो सॉलिड पॉजिटिव पार्ट है, सॉलिड पॉजिटिव पार्ट है जिसमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं पर इम्बेडेड है। जैसे मान लीजिए नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन ये रहा। इस तरह से ये जो डार्क पॉइंट्स है ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मान लीजिए, और बाकी सारा सॉलिड पॉजिटिव पार्ट मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स है। तो इस तरह से ये माना जाता था। तो इन्होंने सोचा कि ये जो एटम है, जो थॉमसन के अकॉर्डिंग एटम जैसा है, अगर एटम वैसा ही है तो मैं इस एटम की रेडियस निकाल लूं। कैसे निकालूं? उन्होंने, रदरफोर्ड ने ही रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की स्टडी करते हुए अल्फा पार्टिकल्स को डिस्कवर किया था। अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो हीलियम के न्यूक्ली के इक्विवेलेंट होते हैं, जिनका चार्ज होता है +2 और मास होता है 4। वो एक्चुअली 2 प्रोटॉन्स +2 न्यूट्रॉन्स का कॉम्बिनेशन होते हैं। तो इनके दिमाग में आया, रदरफोर्ड के दिमाग में आया कि मैं अल्फा पार्टिकल्स जिनका चार्ज मुझे मालूम है +2e, इन अल्फा पार्टिकल्स को नॉन काइनेटिक एनर्जी वाले, ज्ञात ऊर्जा वाले जो अल्फा पार्टिकल मैं इसकी तरफ फेंकूंगा, उनकी एनर्जी मुझे, उनकी काइनेटिक एनर्जी मुझे पता होगी, और काइनेटिक एनर्जी पता है तो वेलोसिटी पता होगी, वेलोसिटी पता है तो काइनेटिक एनर्जी पता होगी। उनका मास मुझे मालूम है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है लगभग 4 AMU, और चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होता है वो होता है +2e। तो इस तरह से अल्फा पार्टिकल की डिस्कवरी उन्होंने खुद ही कर रखी थी। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस से अल्फा पार्टिकल्स अल्फा रेज के रूप में निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन बीटा पार्टिकल्स या इलेक्ट्रॉन बीटा रेज के रूप में निकलते हैं, और गामा रेज के रूप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है। तो अल्फा पार्टिकल, नॉन एनर्जी वाला अल्फा पार्टिकल फेंकूंगा किसकी तरफ? एटम की तरफ। वैसे तो ओवरऑल एटम न्यूट्रल है, लेकिन जैसे 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 अल्फा पार्टिकल जो है वो एटम के नजदीक जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन रूपी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है वो बहुत कहीं कहीं पर बहुत छोटे से वॉल्यूम, बहुत छोटे से मास के रूप में एम्बेडेड है, और ज्यादातर जो डिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट है वो पॉजिटिव पार्ट है। तो जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल नजदीक जाने पर उसको वो पॉजिटिवली चार्ज जो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, ज्यादा फैला हुआ है, ज्यादा वॉल्यूम में फैला हुआ है, वो ज्यादा फील होगा और ज्यादा फील होकर के ये अल्फा पार्टिकल, मान लीजिए नॉन काइनेटिक एनर्जी वाला अल्फा पार्टिकल हमने इसकी तरफ फेंका, एटम की तरफ, तो हम ज्यादा से ज्यादा ताकत के साथ फेंकेंगे, जितनी मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी दे सकेंगे उतनी काइनेटिक एनर्जी के साथ फेंकेंगे, ताकि ये इसके ज्यादा से ज्यादा नजदीक पहुंच सके। हो सकता है कि वो सरफेस से टकरा के वापस आ जाएगा, क्योंकि ज्यादातर पार्ट पॉजिटिव पार्ट है, ये खुद भी पॉजिटिव है, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज, वॉल्यूम ज्यादा फैला हुआ है, ओवरऑल दूर से तो न्यूट्रल है, लेकिन सरफेस जो है वो, अगर मान लीजिए सरफेस पे कहीं जाके टकराएगा तो सरफेस का जो ज्यादातर वॉल्यूम है वो जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, इसलिए पॉसिबिलिटी यही रहेगी, प्रोबेबिलिटी यही रहेगी कि अल्फा पार्टिकल जाके पॉजिटिव पार्ट वाली सरफेस से टकराएगा। आप बोलोगे सर नेगेटिव उस जगह जाके भी तो टकरा सकता है जहां पर इलेक्ट्रॉन हो, और वहां जाकर के अल्फा पार्टिकल चिपक भी सकता है। बिल्कुल चिपक भी सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी, क्योंकि 99.99% मास और वॉल्यूम किसकी वजह से? पॉजिटिव पार्ट की वजह से। 0.0001% जो है वो नेगेटिव पार्ट की वजह से है। तो वो उन्होंने बोला मैं बहुत सारे अल्फा पार्टिकल फेंकूंगा, हजारों अल्फा पार्टिकल फेंकूंगा, जिनकी एनर्जी मुझे मालूम होगी,
इक्वल एनर्जी वाले, काइनेटिक एनर्जी वाले अल्फा पार्टिकल फेंकूंगा तो एक आधा इलेक्ट्रॉन के सामने जाके टकरा जाएगा, बाकी सारे तो 99.99% अल्फा पार्टिकल तो पॉजिटिव पार्ट के सामने आएंगे और पॉजिटिव पार्ट के सामने आकर के उससे रिपेल होकर के वापस रिटर्न आएंगे। मैं बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ फेंकूंगा तो थोड़ी देर के लिए हो सकता है ये नजदीक से नजदीक जाकर के रुकेंगे और वापस रिटर्न होना चालू हो जाएंगे। जिस समय ये पॉइंट ए पर मान लीजिए ये थोड़ी देर के लिए फॉर इंस्टेंट ऑफ टाइम रुका और वापस रिपेल होकर के आया, उस समय इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। अब एक बात ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ ऑफ कूलम है, कूलम कहता है कि अगर कोई दो चार्ज पार्टिकल Q1 और Q2 एक दूसरे से अट्रैक्टेड है, एक दूसरे से रिपेल वाली स्थिति में है, एक दूसरे से आकर्षित या प्रतिकर्षित होने वाली स्थिति में है, तो उनके इसकी वजह से इस पर पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसकी वजह से इस पर पोटेंशियल एनर्जी होगी, और वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, KQ1 Q2 अपॉन R, जहां R क्या होगी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो पूरा पॉजिटिव चार्ज इसमें यहाँ पर जो है फैला हुआ है, पूरा पॉजिटिव चार्ज। तो जब कोई चीज फैली हुई हो तो उसको सेंटर पे हम सेंट्रलाइज मान सकते हैं, उसका जैसे सेंटर ऑफ मास होता है, द्रव्यमान केंद्र होता है, उसी तरह से सेंटर ऑफ चार्ज भी हो जाएगा, आवेश केंद्र हो जाएगा। ऐसा लगेगा इस एटम को कि मेरा पूरा पॉजिटिव पार्ट यहाँ पर प्रेजेंट है। वो पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा, इसके एटॉमिक नंबर के बराबर। अगर इसका एटॉमिक नंबर, इस एटम का एटॉमिक नंबर Z है, तो इसके पूरे पॉजिटिव चार्ज का जो पूरे पॉजिटिव पार्ट का चार्ज ऑफ पॉजिटिव पार्ट, जो धनावेशित भाग है, उसका चार्ज कितना हो जाएगा, प्लस ZE। और इस सेंटर से इसकी दूरी लगभग रेडियस के बराबर हो जाएगी, रेडियस से थोड़ी ज्यादा, या तो इस सरफेस से आके टकरा के वापस आ रहा होगा, या सरफेस से थोड़ा दूर पे ही वापस रिटर्न हो जाएगा। तो इस डिस्टेंस को अगर हम नेग्लिजिबल मान ले तो हम ये मान सकते हैं कि ऑलमोस्ट सरफेस से टकरा के आ रहा है। तो R क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ एटम। R क्या हो जाएगी, ये जो डिस्टेंस है ये R क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ एटम। तो और इसका जो अल्फा चार्ज का चार्ज है वो QE हो जाएगा। तो जो इक्वेशन बनेगी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या हो जाएगी। अच्छा, एक फॉर्मूला और फिजिक्स का याद रखना कि अगर किसी, ये इसका चार्ज मान लीजिए कुछ भी है, Q चार्ज वाले पार्टिकल को अगर V वोल्टेज के इलेक्ट्रिक फील्ड से, हर इलेक्ट्रिक फील्ड का अपना वोल्टेज होता है, अगर V वोल्टेज वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्सेलरेट करें, उसको एक्सेलरेट करवाएं, उसको त्वरित करवाएं, उसको खींचें या धकेलें, है ना, तो एक्सेलरेशन आएगा उसके अंदर। तो अगर V वोल्टेज का इलेक्ट्रिक फील्ड है और जिस चार्ज को एक्सेलरेट किया जा रहा है वो अगर Q चार्ज है, तो उसको जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी उस V वोल्टेज वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से, वो क्या मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी Q इंटू अल्फा, Q इंटू V वोल्टेज। V उस इलेक्ट्रिक फील्ड का, उस बाह्य विद्युत क्षेत्र का वोल्टेज है जिसके द्वारा हम एक्सेलरेट करवा रहे हैं, और Q उसका चार्ज है। तो हम इस अल्फा पार्टिकल का जो सोर्स होता है, ये मान लीजिए कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, उसके अंदर कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा हुआ है, और यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, यहाँ पर हमने नेगेटिव प्लेट लगा दी, और यहाँ हमने पॉजिटिव प्लेट लगा दी। ये कोई मेटल की प्लेट के अंदर, बॉक्स के अंदर हमने कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रख दिया, तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ सारे के सारे अल्फा पार्टिकल भागेंगे, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ बीच में छोटा सा छेद कर दिया तो वो अल्फा पार्टिकल यहाँ से बाहर आ जाएंगे, बाहर आकर के इस तरह भाग लगेंगे। हमने इसको V वोल्टेज दिया है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज हमें मालूम है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, Q अल्फा पार्टिकल इंटू V वोल्टेज जो हमने उस बॉक्स, मेटल बॉक्स को इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जिसके अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, नेगेटिव प्लेट की तरफ अल्फा पार्टिकल भागे, नेगेटिव प्लेट की तरफ एक छोटा सा पिन होल कर दिया, तो ये अल्फा पार्टिकल की बंदूक बन गई। अल्फा पार्टिकल, अल्फा गन कहते हैं इसको, जिसके अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा होता है और नेगेटिव प्लेट की तरफ से अल्फा पार्टिकल निकलते हैं। नेगेटिव प्लेट में अंदर बीच में एक छोटा सा होल किया होता है, तो उससे ज्ञात गतिज ऊर्जा वाले, नॉन काइनेटिक एनर्जी वाले अल्फा पार्टिकल निकलते हैं। तो वो V वोल्टेज हमें मालूम है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज Q अल्फा मान लो। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जब यहाँ आके रुकेंगे एट पॉइंट ए पर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, Q अल्फा, Q एटम, पॉजिटिव चार्ज ऑफ Q एटम का पॉजिटिव चार्ज है ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज उसको फील होगा अल्फा पार्टिकल को रिपल्सन के समय, अपॉन R एटम, QA बोल देता हूं इसको, Q एटम।
ए इज पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम, तो क्यू अल्फा से क्यू अल्फा कट जाएगा, तो रेडियस आर ए इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू एटम अपॉन वी। क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल टू के, कूलम का कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ होती है, कूलम्स कांस्टेंट कहलाता है, के इंटू क्यू ए कितना हो जाएगा प्लस जेड इंटू ई अपॉन वोल्टेज। उसने कहा मैं वो ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज दूंगा, वी मैक्सिमम, वो ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज दूंगा जिससे अल्फा पार्टिकल रिटर्न होकर के आए। वह ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज जिस पे अल्फा पार्टिकल रिटर्न होकर के आए वो जब मैं दूंगा, जेड उस एटम का एटॉमिक नंबर है, उसके प्रोटॉन्स की संख्या है, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने प्रोटॉन्स होंगे, उतना पॉजिटिव पार्ट पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है ना, एक प्रोटॉन का चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और के कूलम्स कांस्टेंट है। तो उसने कहा मैं क्या करूंगा, प्रैक्टिकली एक मेटल फॉयल या कोई भी मेटल लेके बैठ जाऊंगा, और उन्होंने सेलेक्ट की गोल्ड फॉयल, सोने की पतली पन्नी, गोल्ड फॉयल पर अल्फा पार्टिकल की बोmbardment करवा के देखूंगा कि अल्फा पार्टिकल कितने ज्यादा वोल्टेज वाले अल्फा पार्टिकल जो फेंके जाएंगे वो रिटर्न होकर के आते हैं। जो हाईएस्ट वोल्टेज वाले अगर और ज्यादा दूं तो हो सकता है ये इसके अंदर ही घुस जाए, या इससे पार निकल जाए, या इसके द्वारा एब्जॉर्ब हो जाए, तो मैं वो हाईएस्ट वोल्टेज दूंगा जिससे रिटर्न होकर के आए। वो हाईएस्ट वोल्टेज जिस पर रिटर्न होकर के आएगा अल्फा पार्टिकल, वो मैं यहाँ रख दूंगा, तो मेरे पास रेडियस आ जाएगी। तो इस तरह रदरफोर्ड ने कहा कि इस तरह अल्फा पार्टिकल रिटर्न होकर के आएंगे, तो मैं तो थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग ये सारा वर्क कर रहा हूं, तो मुझे पता चल जाएगा कि वास्तव में थॉमसन मॉडल सही है, साइंटिफिक वर्ल्ड को पता चल जाएगा, थॉमसन मॉडल के फेवर में एक और सबूत आ जाएगा, एविडेंस आ जाएगा, और साथ साथ में मेरा भी नाम हो जाएगा, मैं भी रेडियस ऑफ एटम निकाल दूंगा। तो थॉमसन मॉडल को भी प्रूव कर दूंगा और साथ साथ में रेडियस ऑफ एटम भी निकाल दूंगा। तो ऐसा स्कीम अपने दिमाग में बनाते हुए, और ये थ्योरी उन्होंने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक की ये थ्योरी दिमाग में रखते हुए कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल, जब अल्फा पार्टिकल ज्ञात गतिज ऊर्जा वाले अल्फा पार्टिकल नॉन काइनेटिक एनर्जी वाले अल्फा पार्टिकल फेंके जाएंगे, नजदीक से नजदीक पहुंचकर जब रिटर्न आएंगे, रिटर्न आने से पहले जब वो एक फॉर इंस्टेंट ऑफ टाइम वहां रुकेंगे, उस समय सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होगी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ये होगी, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ये होगी, बाकी सारी वैल्यू हमें पता होगी, जेड हमें मालूम होगा, वी हम प्रैक्टिकली पता लगा लेंगे, कि कांस्टेंट हमें मालूम है 9 इंटू 10⁻⁹, और रेडियस ऑफ एटम हमें पता चल जाएगी। और ऐसी स्कीम दिमाग में बना करके साइंटिस्ट रदरफोर्ड ने 1911 के अंदर ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। 1911 रदरफोर्ड क्या किया उन्होंने, स्कीम क्या थी एक्सपेरिमेंट की, वो भी ध्यान से सुन लीजिए। उन्होंने कहा मैं यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ बॉक्स ले लेता हूं, नेगेटिव प्लेट से जोड़ देता हूं, पॉजिटिव प्लेट से जोड़ देता हूं, यहाँ पिन होल कर देता हूं, यहाँ पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रख देता हूं अंदर, है ना, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकलेंगे नॉन काइनेटिक एनर्जी वाले, वोल्टेज मुझे मालूम होगा, इसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल एक्सेलेरेटर, अल्फा गन। ये क्या है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये क्या है, मेटल बॉक्स कनेक्टेड टू बैटरी, तो ये बैटरी है। ये पूरा इंस्ट्रूमेंट कहलाता है अल्फा गन और अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेटर, अल्फा कण त्वरित्र या अल्फा बंदूक, क्योंकि इससे अल्फा पार्टिकल गोली की तरह, जैसे बंदूक से गोली निकलती है वैसे निकलते हैं नॉन काइनेटिक एनर्जी वाले। वो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है कि हमने उनको कितना वोल्टेज दिया है, उस पर डिपेंड करती है। तो ये नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट, अल्फा पार्टिकल भागेंगे, बीटा पार्टिकल इधर भागेंगे, बीटा पार्टिकल्स हमें कुछ करना नहीं है। और फिर उसके बाद में जो है वो ये अल्फा पार्टिकल जा करके उन्होंने कहा कि सामने हम रख देंगे एक गोल्ड फॉयल, गोल्ड फॉयल रख देंगे, और गोल्ड फॉयल रख करके उसके चारों तरफ अपन ZNS स्क्रीन लगा देंगे। ZNS स्क्रीन लगा देंगे।
ये ZNS स्क्रीन क्या करेगी, अपने को दिखाई दे रही है ZNS स्क्रीन यहां तक ले लेंगे। अल्फा पार्टिकल जो है वो यहां से एंटर करेंगे और ये क्या है, गोल्ड फॉयल, सोने की पतली पन्नी। कितनी पतली, 10⁻⁻⁶ to 10⁻⁻7 मीटर थिकनेस, मोटाई की। कई बुक्स में लिखा होता है 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर to 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, एक ही बात है। सेंटीमीटर क्या होता है 10⁻⁻2 तो -4 -2 -6 to -7। कई बुक्स में लिखा होता है 10⁻⁻2 नैनोमीटर, एक ही बात है। 100 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर एक ही बात है ना। 10 to 100 नैनोमीटर, तो इसका मतलब नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁹, 100 का मल्टीप्लाई करोगे 10⁻⁷ आ जाएगा। तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा होता है। गोल्ड फॉइल ले ली। ZNS स्क्रीन क्यों लगाई, क्योंकि ZNS स्क्रीन पे क्या होता है, जब ये अल्फा पार्टिकल यहाँ आके टकरा के, रदरफोर्ड तो सोच रहे थे कि सारे अल्फा पार्टिकल रिटर्न आएंगे ज्यादातर, कुछ एक अल्फा पार्टिकल हो सकता है जो इलेक्ट्रॉन के सामने, एटम के इलेक्ट्रॉन के सामने चले गए, एटम के अंदर वो चिपक जाएंगे, बाकी अल्फा पार्टिकल रिटर्न होकर आएंगे पॉजिटिव पार्ट से। तो वो सोच रहे थे कि यहाँ पर अल्फा पार्टिकल्स जो है हमें फील होंगे। ZNS स्क्रीन क्या करती है, जैसे अल्फा पार्टिकल उस पर आके टकराता है, एक व्हाइट स्पॉट बन जाता है, छोटा सा व्हाइट स्पॉट बन जाता है जो माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं। तो ZNS स्क्रीन जो है वो अल्फा पार्टिकल को फील करके, अल्फा पार्टिकल जब इसमें टकराते हैं, ये फोटो सेंसिटिव प्लेट की तरह होती है, जैसे फोटोग्राफी प्लेट होती है वैसे ZNS स्क्रीन होती है, उस पर अल्फा पार्टिकल टकराने से वो व्हाइट स्पॉट बन जाता है। तो अल्फा पार्टिकल कहाँ टकरा रहे हैं इसको पहचानने के लिए ZNS स्क्रीन लगा दी। ये गोल्ड फॉइल ले ली। ये गोल्ड फॉइल इतनी पतली गोल्ड फॉइल थी कि ये एटम्स की एक सिंगल लगभग मोनो एटॉमिक लेयर की तरह बिहेव कर रही थी, मोनो एटॉमिक लेयर की तरह। वैसे मोनो नहीं थी, आप यूं मान लो कि एक एटम की लेयर ये रही तो दूसरी एटम 4-5 एटम की लेयर मान लो, इतना जो थिकनेस है वो 4-5 एटम की लेयर रूपी गोल्ड फॉइल थी। बहुत पतली गोल्ड फॉइल, एकदम पतली पतली पन्नी मशीनों से काटी गोल्ड फॉइल और उसको यहाँ सामने रख दिया, किसी फ्रेम पे कस के सावधानी से यहाँ सामने रख दिया। और इस पर ये जैसे निशाना बांधने की दीवार हो गई और इस पर अल्फा पार्टिकल से, अल्फा गन से निशाना साधा जा रहा है। अलग अलग जगह पर थोड़ा थोड़ा घुमाते हुए उन्होंने कहा मैं यहाँ भी बॉम्बार्डमेंट करूंगा अल्फा पार्टिकल की, यहाँ भी करूंगा। तो उनको एक्सपेक्टेशन ये थी कि अल्फा पार्टिकल रिटर्न होकर के यहाँ 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 आएंगे, मैं इस पे करूंगा, इधर पे करूंगा, है ना, इस बात पे अलग अलग जगह में एटम के अंदर हो सकता है कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जाए, क्योंकि एटम की जैसे ये गोल्ड फॉइल जो ना वो एटम की बनी हुई ऐसे दीवार होगी, तो हो सकता है कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल तो एटम के सामने आएंगे, तो इसलिए वो तो रिटर्न होकर क्या जाएंगे। और कुछ एक अल्फा पार्टिकल हो सकता है कि बीच की खाली जगह, क्योंकि एटम स्फेरिकल है इसलिए स्फेरिकल पार्टिकल से बनी कोई दीवार है, तो बीच बीच में थोड़ी थोड़ी एटम के बीच में जगह होगी, तो जो अल्फा पार्टिकल बीच की खाली जगह के सामने आएंगे वो हो सकता है सीधे निकल जाए। तो कुछ एक अल्फा पार्टिकल यहाँ आ जाए, बाकी खाली जगह बहुत कम होगी, बीच वाली एटम्स की खाली जगह, ये वाली एटम के अंदर तो कोई खाली जगह है नहीं, इसलिए ज्यादातर अल्फा पार्टिकल 80, 90, 95% अल्फा पार्टिकल रिटर्न आने चाहिए। कुछ एक अल्फा पार्टिकल चिपक जाने चाहिए जो इलेक्ट्रॉन के सामने जाएंगे, और कुछ एक अल्फा पार्टिकल जो खाली जगह के सामने जाएंगे वो पार हो जाने चाहिए। ऐसा सोचा रदरफोर्ड ने, एक्सपेक्ट ये कर रहे थे रदरफोर्ड। हुआ एकदम इससे उल्टा, वो भी बताऊंगा। तो ZNS स्क्रीन, अल्फा गन या अल्फा पार्टिकल एक्सीलरेटर, अल्फा कण त्वरित्र और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अंदर रखा हुआ है, नेगेटिव प्लेट की तरफ से अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, होल किया हुआ है, वोल्टेज लगाया हुआ है, ZNS स्क्रीन लगाई हुई है, गोल्ड फॉइल रखी हुई है। गोल्ड फॉइल क्यों ली उन्होंने भाई, सिल्वर फॉइल क्यों नहीं ली, कॉपर की फॉइल क्यों नहीं ली, लोहे की फॉइल क्यों नहीं ली? ठीक है, कोई सॉलिड मेटल लेना चाह रहे थे, वो सॉलिड मेटल के एटम्स जो सॉलिड मेटल्स लेना चाह रहे थे, जैसे कि फॉइल आराम से कोई लिक्विड लेते तो लिक्विड के अंदर इस तरह से मोनो एटॉमिक लेयर, कोई लिक्विड सब्सटेंस तो ले नहीं सकते थे, कोई ऐसा एलिमेंट ही लेना था उनको जो कि सॉलिड था, ताकि उसकी अच्छी तरह से लेयर काटी जा सके, जो लेयर जो है वो एक मोनोटॉमिक लेयर की तरह बिहेव करे वो फॉइल। लेकिन सॉलिड मेटल तो बहुत है, लोहा भी है, आयरन भी है ना, खूब सारे कॉपर भी है, क्रोमियम भी है, जिंक भी है, एल्यूमिनियम भी है, तो उसमें गोल्ड ही क्यों लिया उन्होंने, सिल्वर क्यों नहीं लिया, है ना, महंगा ही इतना, गोल्ड तो बहुत महंगा होता है, फालतू पैसा खर्च किया। इससे अच्छा लोहे की फॉइल, आयरन फॉइल से काम चला लेते, क्रोमियम की फॉइल से काम चला लेते,
थोड़ा सस्ता लेते, सिल्वर फॉइल से काम चला लेते, तो गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया, इस बात पे थोड़ी रिसर्च कीजिएगा। ये आपको मैं प्रैक्टिस वर्क दे रहा हूँ, अगले नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इसका रीजन बताऊंगा कि गोल्ड फॉइल क्यों ली, है ना। हर चीज का रीजन होता है। साइंटिस्ट जब कोई वर्क करता है तो वो ऐसा ही क्यों कर रहा है, उस पर भी, और आप हर चीज पे आप क्वेश्चन उठाइए, हर चीज पे आप जो है वो क्वेश्चन राइज कीजिए, किताबों से उन आंसर्स को पूछिए, बुक से पूछिए, रिसर्च कीजिए, है ना, अपने टीचर से पूछिए, है ना। तो इस तरह से रिसर्च करने से ही साइंस में आपका जो सही सक्सेस मिलेगा आपको। अगर आप सिर्फ फैक्ट्स को पढ़ते रहते हो खाली एग्जाम के लिए तो फिर मजा नहीं आएगा आपको। आप क्वेश्चन कीजिए, आप किताबों को क्वेश्चन कीजिए, चैलेंज कीजिए कि ऐसा ही क्यों हो रहा है, रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल क्यों ले रहा है, सिल्वर फॉइल क्यों नहीं ले रहा, है ना, आयरन फॉइल क्यों नहीं ले रहा, गोल्ड फॉइल क्यों, इतना महंगा क्यों। तो चलिए क्यों लिया हो तो आप सोचना और थोड़ा दिमाग लगाना, मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो गोल्ड फॉइल ली और इस तरह से एटम पर अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट करवा करके और एटम की रेडियस कैलकुलेट करने का सोचा, लेकिन हुआ एकदम उल्टा। यहाँ उन्होंने माइक्रोस्कोप लगा रखे थे ताकि वो सोच रहे थे ज्यादातर अल्फा पार्टिकल रिटर्न होकर के आएंगे, लेकिन उनको यहाँ पर वो कोई स्पॉट मिला ही नहीं। उन्होंने 5000 अल्फा पार्टिकल भेज दिए, 10,000 अल्फा पार्टिकल। उनको मालूम था जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस लिया है वो पर यूनिट टाइम पर मिनट कितने अल्फा पार्टिकल फेंक रहा है, उनको मालूम था। रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का फिक्स होता है कि वो इतने टाइम में इतने अल्फा पार्टिकल फेंकेगा, इतने टाइम में इतने बीटा पार्टिकल फेंकेगा। तो इस तरह से उन्होंने देखा, यहाँ पर माइक्रोस्कोप लगा रखा है, माइक्रोस्कोप लगा रखा था पीछे ताकि उसको देख सके। यहाँ पर से देख रहे थे, दिख ही नहीं रहा है, कोई व्हाइट स्पॉट नजर ही नहीं आ रहा है। करते 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 अपने 2-3-4 स्टूडेंट्स जो कि उस समय तक वो पीएचडी करवाने लग गए थे, और उनके अंडर में जो पीएचडी कर रहे थे, जो बीएससी एमएससी के बाद पीएचडी होती है, उस पीएचडी को उनके अंडर में गाइगर, बहुत फेमस साइंटिस्ट जिन्होंने गाइगर काउंटर बनाया था, वो भी उनके साथ उस एक्सपेरिमेंट में लगे हुए थे। 2-4 और बड़े फेमस साइंटिस्ट बने जो आगे जाकर के उन स्टूडेंट्स की हेल्प ले रहे थे। वो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट में टीचर स्टूडेंट की हेल्प लेते ही रहते हैं, ZNS स्क्रीन लगाने में, माइक्रोस्कोप में। यहाँ माइक्रोस्कोप लगा दिए थे जो इतने पर्दे को देख रहा था, एक माइक्रोस्कोप इतने स्क्रीन को देख रहा था, एक माइक्रोस्कोप इतने, या चारों तरफ माइक्रोस्कोप फिट कर दिए थे जो ZNS स्क्रीन के अलग अलग भाग को देख रहे थे। एक स्टूडेंट को यहाँ बिठा दिया, एक 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 को यहाँ बिठा दिया। यहाँ किसी को नहीं बिठाया क्योंकि उनको उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर अल्फा पार्टिकल जाएंगे, उनको उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उनको तो ये उम्मीद थी कि ज्यादातर एटम, जो गोल्ड की जो फॉइल है वो गोल्ड एटम की बनी है, एटम सॉलिड है, इसलिए ज्यादातर 90 to 95% अल्फा पार्टिकल रिटर्न होकर के आएंगे। तो उन्होंने माइक्रोस्कोप यहाँ बिठाए, इन जगह पे माइक्रोस्कोप लगा दिए, है ना, इन जगह पे माइक्रोस्कोप लगा दिए। और 3 स्टूडेंट ए बी सी गाइगर को यहाँ बिठा दिया, है ना, किसी दूसरे स्टूडेंट को यहाँ बिठा दिया, है ना। और वो स्टूडेंट भी कोई छोटी क्लासेस के नहीं, पीएचडी कर रहे थे उनके अंडर में, रदरफोर्ड के अंडर में। और रदरफोर्ड ने कहा कि देखो भाइयों, मिस्टर गाइगर, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, मैं जो है वो अल्फा पार्टिकल फेंक रहा हूँ, और ध्यान रखना व्हाइट स्पॉट नजर आते ही हाथ खड़ा कर देना। ठीक है साहब। बैठ गए सारे स्टूडेंट, इन्होंने भेजा, 100 भेजे, 200 भेजे, 500 भेजे, 1000 भेजे, 5000 भेजे, 10,000 अल्फा पार्टिकल भेजे, 10,000 अल्फा पार्टिकल भेज दिए, कोई हाथ खड़ा नहीं कर रहा है। रदरफोर्ड बोले, अरे भैया क्या हुआ, सब नींद लेने लग गए क्या, कोई हाथ ही नहीं खड़ा कर रहे हो, इतने सारे अल्फा पार्टिकल फेंक दिए मैंने नॉन काइनेटिक एनर्जी वाले, कि सर मिल ही नहीं रहा कोई व्हाइट स्पॉट, तो कैसे हाथ खड़ा करें। 10-15,000 अल्फा पार्टिकल फेंके तो एक जने ने यहाँ से हाथ खड़ा किया कि सर 1-2 व्हाइट स्पॉट नजर आए हैं, है ना। ऑलमोस्ट ये 180 डिग्री पे सामने ये था। 20,000 अल्फा पार्टिकल, 20,000 अल्फा पार्टिकल फेंकने पर एक अल्फा पार्टिकल 180 पे, ऑलमोस्ट 180 पे रिटर्न होकर के आया, कुछ एक 4-5 जो है वो इधर उधर रिफ्लेक्ट हुए, और सारे अल्फा पार्टिकल कहाँ चले गए। क्या इस गोल्ड फॉइल ने सारे अल्फा पार्टिकल एब्जॉर्ब कर लिए क्या। और स्टूडेंट तो स्टूडेंट होते हैं चाहे कितने ही बड़े हो जाएं, और जो टीचर कहता है कि भैया एक्स करो तो ये काम करो, तो वो थोड़ा वो काम तो करेंगे, थोड़ा सा दूसरा काम करेंगे। एक जो है वो बैठे बिठाए जब रदरफोर्ड बातें कर रहे थे तो चुपचाप जो है वो इधर खिसकाते हुए इधर तक ले आया माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप इधर तक लाते ही चिल्लाया कि सर इधर देखिए, ये जो है वो सारे अल्फा पार्टिकल, सारे व्हाइट स्पॉट तो यहाँ पड़े, जो आपने अल्फा पार्टिकल फेंके, यूं फेंका वो भी यहाँ आ गया, जो यूं फेंका थोड़ा तिरछा वो भी यहाँ आ गया, क्रॉस होते हुए सारे अल्फा पार्टिकल जो है वो क्रॉस होकर के सीधे इधर आ रहे हैं। ज्यादातर जो 20,000 अल्फा पार्टिकल आपने फेंके उनमें से 19,995 अल्फा पार्टिकल्स के व्हाइट स्पॉट तो यहाँ बने पड़े, पूरी व्हाइट स्क्रीन, ये स्क्रीन व्हाइट हो गई यहाँ पर व्हाइट स्पॉट से। रदरफोर्ड ने कहा अच्छा,
पहले तो इसको ये जो यहाँ से यहाँ तक धीरे धीरे खिसकते हुए पहुंच गए थे, इसको एक झापड़ लगाई, एक थप्पड़ लगाई खींच के, फिर शाबाशी दी। आप बोलोगे सर शाबाशी दी तो समझ में आता है, थप्पड़ क्यों लगाई? रदरफोर्ड ने बोला कि बेटा जब मैंने तेरे को यहाँ बैठे रहने के लिए बोल रखा था, यहाँ बैठे रहने के लिए बोल रखा था, तो तू यहाँ गया ही कैसे? अपने टीचर की बात नहीं मानता है, इसलिए लगाई थप्पड़। और वो यहाँ गया इसीलिए जो है वो डिस्कवरी हुई, इसलिए कहा ठीक बेटा बहुत 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 अच्छा, तेरे 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 माध्यम से डिस्कवरी हुई है, इसलिए जो है वो ब्लेसिंग भी दी, है ना। तो ये तो सर किससे कहानी है। कहने का मतलब है कि जेडे ने स्क्रीन को देखने से पता चला कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल को पास आउट कर रहे हैं, सीधे निकल रहे हैं, अनडिफ्लेक्टेड, बिना डिफ्लेक्ट हुए, बिना विचलित हुए, 1 डिग्री भी डिफ्लेक्ट हुए बिना। उन्होंने एक फॉर्मूला डिराइव किया। उन्होंने कहा मैं देख पा रहा हूं कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां, डिफ्लेक्टेड बाय ए पर्टिकुलर एंगल थीटा विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/sin raised to power 4 θ/2। किसी पर्टिकुलर एंगल से डिफ्लेक्ट होने वाले थीटा, वो पर्टिकुलर एंगल है जिससे, जैसे मान लीजिए अल्फा पार्टिकल यूं जाते हुए 15 डिग्री से डिफ्लेक्ट हो गया, तो 15 डिग्री से डिफ्लेक्ट होने वाले अल्फा पार्टिकल का नंबर, 30 डिग्री से डिफ्लेक्ट होने वाले, 40 डिग्री से, 50 डिग्री से, 60 डिग्री से, 90 डिग्री से, 90 से ज्यादा, मान लो यूं जा रहा था, यूं डिफ्लेक्ट हो गया 90 डिग्री हो गया, यूं गया यूं डिफ्लेक्ट हुआ तो बहुत ज्यादा हो गया, 90 से भी ज्यादा डिफ्लेक्ट हो गया, और यूं जाके वापस यूं आ गया तो 180 से डिफ्लेक्ट हो गया। तो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है, sin raised to power 4 थीटा की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी और म्यू की वैल्यू कम होती जाएगी। यानी जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा म्यू थीटा कम होगा। जितना ज्यादा एंगल का वैल्यू होगा, एंगल की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, उस एंगल से डिफ्लेक्ट होने वाले अल्फा पार्टिकल्स का नंबर कम होता जाएगा। ये रिलेशन उन्होंने एस्टेब्लिश किया। म्यू थीटा यानी थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट होने वाले, किसी भी थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट होने वाले पार्टिकल्स की संख्या 1/sin raised to power 4 θ/2। ये फॉर्मूला सीधा आपको याद रखना है। तो इस तरह से उन्होंने बताया, रिलेशन डेवलप किया। तो पहले तो रदरफोर्ड को लगा कि क्या बात है, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल एटम के बीच से जा रहे हैं क्या, लेकिन उन्होंने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता, इतने बड़े बड़े एटम से बना अल्फा, बीच वाला खाली जगह तो बहुत छोटा सा होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी तो है। और मैं हर एंगल पे जो है ना वो थोड़ा एंगल चेंज कर करके भी देखा, थोड़ा इसको नजदीक ले आए और थोड़ा यहाँ भी डाला, हर बार ये रिजल्ट आ रहा है। 20,000 अल्फा पार्टिकल में से 4-5 कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, 30, 40, 50, 60, 70, 80 डिग्री पर, और एक 180 पर रिटर्न होकर के आ रहा है। 99.9999% अल्फा पार्टिकल सीधे निकल रहे हैं, 99.99% अल्फा पार्टिकल सीधे निकल रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये क्या बात हो रही है, इतना तो हमेशा तो ऐसा हो नहीं सकता, मैंने एक्सपेरिमेंट को 100 बार रिपीट कर लिया है, हर बार तो ऐसा हो नहीं सकता कि सारे अल्फा पार्टिकल प्रोबेबिलिटी, ऐसे तो संयोग, ऐसा कोइंसिडेंस तो हमेशा नहीं बैठेगा कि वो एटम के बीच में ही अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एटम खुद ही होलो है, एटम खुद ही खाली है, उसके अंदर जरूर पॉजिटिव पार्ट सेंटर में कहीं बीच में है, बाकी जगह खाली पड़ी है, और सारे अल्फा पार्टिकल जो यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं, वो सब सीधे निकल रहे हैं, और जो अल्फा पार्टिकल इनके सामने आ जाते हैं वो थोड़े से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, और थोड़े जो बिल्कुल सामने आ जाता है वो क्या रहा होगा। यानी अगर हम रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हो क्या रहा था, इसको अगर हम डायग्राम रूप से दर्शाएं तो एक डायग्राम और आप बना लीजिए। ये तो था एक्सपेरिमेंटल स्कीम क्या थी, है ना, क्या क्या चीजें कैसे कैसे अरेंज की थी, है ना, वो था। अब देखो ये एटम की वो मोनोएटॉमिक लेयर गोल्ड फॉइल हो गई, गोल्ड फॉइल मोनोएटॉमिक लेयर नहीं थी, लेकिन डायग्राम में हम मोनोएटॉमिक लेयर की तरह दिखाते हैं। कुछ लोग यहाँ पर साथ साथ में कुछ ऐसे भी बना देते हैं, है ना, दूसरे लेयर बना देते हैं, लेकिन ज्यादातर में ऐसे मोनोएटॉमिक लेयर ही बनाई हुई है, और अल्फा पार्टिकल ये सामने आ रहे हैं। अब हम जानते हैं कि रदरफोर्ड के इस एक्सपेरिमेंट से न्यूक्ली की डिस्कवरी हुई। ये जो न्यूक्ली है ये, और अल्फा पार्टिकल जो यहाँ से निकल रहा था, जैसे मान लीजिए अल्फा पार्टिकल सीधा निकल गया, ये अल्फा पार्टिकल सीधा निकल गया, ये अल्फा पार्टिकल सीधा निकल गया होगा, एटम के सामने ऐसे अल्फा पार्टिकल आ रहे होंगे, ये थोड़ा सा सामने आ गया तो हल्का सा डिफ्लेक्ट हो गया होगा, ये सीधा निकल गया होगा, ये काफी ज्यादा सामने आ गया तो हो सकता है यहाँ न्यूक्लियस से रिपेल होकर वापस आ गया होगा। इस तरह से
ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए और कुछ एंगल पर रिफ्लेक्ट हुए। ये डायग्राम के साथ ये क्या है, अलग अलग अल्फा पार्टिकल्स जो फेंके जा रहे हैं। आप बोलोगे आप तो सारे अल्फा पार्टिकल एक लाइन में फेंक रहे थे ना, अरे वो तो पूरी फॉइल के सामने एक लाइन में फेंक रहा था। फॉइल में भी तो एटम को तो अलग अलग ऐसे फील होगा कि किसके सामने आ रहा है, किसके सामने आ रहा है, इस तरह से फील होगा। और इस तरह से उन्होंने कहा कि इसका मतलब एटम जो है वो सॉलिड नहीं है, उसके अंदर बहुत जगह खाली है, होलो पड़ी है, एम्प्टी पड़ी है। और जो सॉलिड पॉजिटिव पार्ट है जहां से अल्फा पार्टिकल रिटर्न होकर तो आ रहा है, 4-5 अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, एक रिटर्न होकर आ रहा है, तो जरूर पॉजिटिव पार्ट तो अंदर है ही, पॉजिटिव पार्ट तो है ही। जब नेगेटिव पार्ट है तो पॉजिटिव पार्ट तो है ही, लेकिन वो पॉजिटिव पार्ट सेंटर में बहुत छोटे से जगह में वो पॉजिटिव पार्ट प्रेजेंट है और उसको नाम दिया न्यूक्ली। और इस तरह ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा था, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे निकल रहे थे, कुछ एक अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे थे। ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। और इस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड को बड़ा आश्चर्य हुआ, बहुत वो शॉक्ड हो गए एकदम। और उन्होंने जो न्यूज़पेपर्स हैं, जो साइंटिफिक जो बातों को छापने वाली जो मैगजीन्स हैं, उनको अपना स्टेटमेंट दिया कि मुझे इतना आश्चर्य हो रहा है इस एक्सपेरिमेंट से, इसका मतलब थॉमसन मॉडल पूरा गलत है। इसका मतलब एटम सॉलिड नहीं है, एटम होलो एंटाइटी है, उसमें सॉलिड पॉजिटिव पार्ट बहुत थोड़े से जगह में है। और ऐसा लग रहा है, ऐसा मुझे इस एक्सपेरिमेंट को देख के इतना शौक हो रहा है जैसे कि मुझे कोई कह दे कि सामने कागज की दीवार है और कागज की दीवार पे आप तोप का गोला फेंको, तो तोप का गोला जब कागज की दीवार से टकराएगा तो कागज की दीवार को तोड़ता हुआ, बहुत साउंड करता हुआ पार चला जाएगा। यही होगा डेफिनेटली कि अगर मैं कि आप किसी कागज की दीवार पर तोप का गोला फेंक रहे हो और वो तोप का गोला कागज की दीवार को तोड़े नहीं बल्कि कागज की दीवार से रिटर्न होकर के वापस आ जाए, तो आपको कितना आश्चर्य होगा। इतना आश्चर्य मुझे इस एक्सपेरिमेंट से हो रहा है। इतना शॉकिंग कंडीशन है मेरे लिए ये कि एटम अल्फा पार्टिकल रिपेल नहीं हो रहे, अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे, अल्फा पार्टिकल 99.9% सीधे निकल रहे हैं। तो एक तोप का गोला कागज की दीवार से रिटर्न हो सकता है, ये जितनी एक आश्चर्यजनक बात है ना, अनएक्सपेक्टेड बात है, वैसा अनएक्सपेक्टेड है मेरे लिए ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जो मिल रहा है। इट मीन्स थॉमसन मॉडल इज रॉन्ग। एटम इज नॉट ए सॉलिड एंटाइटी, एटम इज ए होलो एंटाइटी। एटम एक खोखली संरचना है। और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के बेस पर, और फिर उन्होंने उस वॉल्यूम का भी कंपैरिजन किया कि भाई मेरे हिसाब से जो है ना पूरे एटम के अंदर जो न्यूक्लिय है वो कितना साइज का होना चाहिए, ये सब बातें बताई और अपना एटॉमिक मॉडल दिया जिसे न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम कहा गया। रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल, रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल जो दिया गया था उसके मेन पॉइंट्स क्या थे। रदरफोर्ड का जो न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम है वो किस पर बेस्ड है? न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है ना। दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन रिजल्ट्स ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये जो मॉडल है इसको ये किस पर आधारित है? अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणामों पर, तथ्यों पर आधारित है। इसको न्यूक्लियर मॉडल के साथ साथ प्लेनेटरी मॉडल भी कहते हैं, प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम? बताऊंगा। नाभिकीय प्रतिरूप या ग्रहीय प्रतिरूप, ग्रहीय प्रतिरूप प्लेनेटरी मॉडल। नाभिकीय प्रतिरूप तो क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें नाभिक माना गया पहली बार। और प्लेनेटरी मॉडल क्यों कहा गया? ग्रहीय प्रतिरूप क्यों माना गया? कि ये प्लेनेट की जो स्ट्रक्चर्स हैं, सोलर सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है, प्लेनेटरी सिस्टम है, उससे प्रेरित था। जिस तरह सन के चारों ओर प्लैनेट्स घूमते रहते हैं, उसी तरह से इस मॉडल में ये माना गया कि न्यूक्ली रूपी सन, न्यूक्ली जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है, पहले प्रोटॉन से बना था, बाद में न्यूट्रॉन भी मान लिया इसके अंदर, उसके चारों तरफ प्लैनेट रूपी इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। तो इसलिए ये सोलर सिस्टम की जो प्लैनेटरी स्ट्रक्चर्स हैं, प्लैनेटरी कंडीशंस है, रोटेशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन है, उससे प्रेरित था। इसलिए प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम कहलाया, मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल और प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम।
इसमें ये कहा गया कि भाई जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, इससे ये प्रूव हो गया है कि एटम सॉलिड इंटाइटी नहीं है। एटम के अंदर सॉलिड पार्ट एक बहुत थोड़ी सी जगह पर न्यूक्ली में प्रेजेंट है, और ये जो न्यूक्ली है, ये इस न्यूक्ली के अंदर, न्यूक्ली या न्यूक्लियस के अंदर जो है वो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, शुरुआत में तो केवल प्रोटॉन्स ही माना था। जब 1911 में जब दिया था रदरफोर्ड ने तो केवल प्रोटॉन्स ही मानते न्यूक्ली में। बाद में 1920 में उन्होंने थियोरेटिकली न्यूट्रॉन्स मानते हुए कह दिया कि न्यूक्ली केवल प्रोटॉन्स का बना नहीं है, उसमें न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, और बाद में 1932 में ये प्रूव भी हो गया। तो हम आज के पॉइंट ऑफ व्यू से रदरफोर्ड मॉडल पढ़े तो हम न्यूक्ली के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों बोल देंगे, जबकि 1911 में रदरफोर्ड ने ऐसा नहीं बोला था। ठीक है ना। और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसी तरह से चक्कर लगाते रहते हैं, जिस तरह से ये इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है ना, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते रहते हैं, जिस तरह से सन के चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये बीच की सारी जगह खाली है, यहाँ कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है। ये ऐसा एटम का जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स, उसमें ऐसा होता होगा जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 प्रोटॉन से बना न्यूक्लियो जाएगा, न्यूक्लियो जाएगा 6 प्रोटॉन से बना, और जैसे मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा रहे हैं तो ये जो न्यूक्लियो है वो 3 प्रोटॉन से बना है, साथ में कुछ न्यूट्रॉन भी होंगे। तो ये किसका हो गया? ये लिथियम का डायग्राम हो गया। लिथियम में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम हैज 3 प्रोटॉन्स एज वेल एज 3 इलेक्ट्रॉन्स, और न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो प्रोटॉन्स भी कितने हो जाएंगे? अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन से बना लिथियम एटम है तो उसके न्यूक्लियो में हो जाएंगे 3 प्रोटॉन्स प्लस 4 न्यूट्रॉन्स, और बाहर चक्कर लगाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से उन्होंने कहा कि ये कंडीशन होनी चाहिए मेरे हिसाब से एटम की। अब हमारे दिमाग में कुछ सवाल उठते हैं कि ऐसा ही क्यों सोचा रदरफोर्ड ने कि न्यूक्लियो में प्रोटॉन्स रहते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं? उल्टा क्यों नहीं माना कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियो में रहते हैं, प्रोटॉन उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं? एक क्वेश्चन तो ये उठता है। इलेक्ट्रॉन को घूमते हुए क्यों माना? ऐसा क्यों नहीं कर दिया कि ये न्यूक्ली है, प्रोटॉन से बना हुआ, न्यूट्रॉन से बना हुआ, और ये एटम की पेरीफेरी है, इस पे सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पेरीफेरी पे जितने अंदर प्रोटॉन्स है ना, अंदर मान लीजिए 3 प्रोटॉन्स हैं, 4 न्यूट्रॉन्स हैं, उसका न्यूक्लियो हो गया ये, और उस ये जो पेरीफेरी है उस पे 3 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 3 इलेक्ट्रॉन्स चुपचाप पड़े हैं। चुपचाप क्यों नहीं माना? घूमते हुए क्यों माना? पहली चीज। अच्छा, घूमते हुए माना तो न्यूक्लियो में ही प्रोटॉन्स क्यों माने और इलेक्ट्रॉन बाहर घूमते हुए क्यों माने? उल्टा क्यों नहीं माना? अच्छा चलो, स्टेशनरी मानता तो उल्टा क्यों नहीं माना कि बीच में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, न्यूट्रॉन यहाँ साथ में मान लेता है ना, या न्यूट्रॉन को भी यहाँ बीच में रख देता, यहाँ ऐसा ही क्यों माना? वाई? इस बात का जवाब भी मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में दूंगा। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपसे रदरफोर्ड के पूछे हैं कि रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल क्यों यूज की, रदरफोर्ड ने न्यूक्ली के अंदर प्रोटॉन्स क्यों माने और बाहर इलेक्ट्रॉन घूमते हुए क्यों माने, उल्टा क्यों नहीं माना? तीसरा क्वेश्चन मेरा है कि इलेक्ट्रॉन को घूमते हुए क्यों माना? ऐसा क्यों नहीं माना कि एटम के अंदर सेंटर में न्यूक्ली है, उसमें प्रोटॉन है, और बाहर एक पेरीफेरी है जिसके अंदर एक जगह है, एक सरफेस है जिसपे इलेक्ट्रॉन चिपके हुए पड़े हैं, या इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, स्थिर पड़े हैं, और न्यूक्ली के चारों तरफ पड़े हैं? ऐसा क्यों नहीं माना? घूमते हुए क्यों माना? थॉमसन मॉडल में सब कुछ स्टेशनरी था, रदरफोर्ड मॉडल में ये घूमने क्यों लगा इलेक्ट्रॉन? तो इन सब बातों का जवाब आप आज एनसीईआरटी को पढ़िएगा गौर से, उसके अंदर ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। जो भी रेफरेंस बुक आपके पास पढ़ी है, नोट्स पढ़े हैं, उसके ये क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। जब इस तरह आप हाउ एंड वाई के साथ पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा मजा आएगा और चीज़ें आपको अपने आप ही याद हो जाएंगी, आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो इन सब बातों के जवाब देंगे नेक्स्ट क्लास में।